नमस्कार। स्वास्थ्य जानकारी लिए कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। जल जीवन का आधार है, परंतु यदि ये जल दूषित हो जाए तो शरीर में कई तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देता है और वर्षा ऋतु में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि इस समय में जल के दूषित होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि कौन से है जल जनित रोग, किन कारणों से ये रोग होते हैं और क्या है इसके लिए बचाव। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर डॉक्टर दिनेश कुमार जी। डॉक्टर दिनेश, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से हम बात करते हैं कि जल ही जीवन है, हमारे जीवन का आधार है और हम देखते हैं कि जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु जब हम दूषित जल की बात करते हैं और कई तरह की समस्याओं को हम सामना करते हैं, तो ऐसे में ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जल जनित रोग होते क्या हैं, किन कारणों से ये रोग होते हैं। देखो, हमारा जो शरीर है अधिकांश भाग हमारा जल से ही है। और जहाँ तक जल के प्रदूषण की बात है, आज का समय आप देखिए, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जितनी जनसंख्या बढ़ी और अर्बनाइजेशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जल जो है वो प्रभावित हुआ है जी। और इस कारण, क्योंकि अगर जल जीवन है तो जल प्रदूषित होकर के वही जल जो है वो जीवन के लिए हानिकारक भी है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें विशेष एहतियात, व्यक्तिगत भी सामूहिक भी, ये सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कंपोनेंट को, जल जो आज पूरे विश्व में पीने के जल का जो मात्रा है वो इतनी कम हो गई है कि जिसे व्याख्यान नहीं किया जा सकता। जी। बढ़ते हुए इस काल में इस प्रदूषण जो हो रहा है उसमें कई प्रकार की इस जल से, क्योंकि उसमें कई इम्प्योरिटीज़, वो चाहे इंडस्ट्रीज़ के कारण आ रही हैं, चाहे वो जो आज का हमारा किसान है जी। वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स, वो द्वारा ज़मीन के अंदर जा कर के पानी को प्रभावित कर रहे हैं। शहरों में हमारी जो कॉलोनीज़ हैं, जितने थिक पॉपुलेशन हुई है, तो सीवेज की समस्या है, तो जहाँ सीवेज प्रॉपर ना होना होगा और नदी नाले, विशेष करके बरसात के टाइम में जी। जब ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है तो पानी के प्रदूषण के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस प्रदूषण से फिर बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो बढ़ हो सकती है। जी। जी सर, तो जो हमारा विकास है वो कहीं ना कहीं हमें बीमारियों की ओर लेके जा रहा है। सर, अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें कि जल जनित रोगों से कितने प्रतिशत लोग हर साल प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ इसके गंभीर परिणाम, जब हम कहते हैं कि किसी की डेथ हो रही है, तो क्या इस तरह के परिणाम भी इसके कारण निकल रहे हैं? बिल्कुल। ऐसे तो जल जनित जो रोग हैं, 80% जो बीमारियां हैं वो जल जनित ही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जी। और इसमें भी विशेष करके जो वर्ल्ड वाइड आंकड़ा है वो 3.1% इससे डेथ हो रही है, मृत्यु भी हो रही है, जी। बाकी गंभीर बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें आप ध्यान से अगर हम देखें तो बीमारियों में 80% बीमारियां जल जनित ही हैं। जी। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, कहा जाता है कि बीमारी कोई भी हो, अगर समय रहते उसका पता चल जाए, उसके लक्षणों का पता चल जाए, तो उसे आधे इलाज के बराबर माना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जल के कारण होते हैं और साथ ही उसमें लक्षण किस तरह के रहते हैं। अब आप देखिए, आज बरसात का मौसम आजकल चल रहा है जी। और इसमें विशेष करके जल जनित व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इस समय विसर्ग काल की शुरुआत होती है, आदान काल खत्म हो जाता है। सूर्य का जो पीरियड है वो जो गर्मी से वो फिर एक अन्य ऋतु में कन्वर्ट होकर के वर्षा ऋतु में उसका आगमन होता है। इस समय जो मौसम है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और
जिस कारण फिर तापमान में भी गिरावट आती है और शरीर की जो अग्नि है हमारी जी वो भी मंद पड़ जाती है। अगर अग्नि मजबूत होगी तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। जी लेकिन मंदाग्नि, एक तो वर्षा ऋतु, एक प्रदूषित जल, फिर मंदाग्नि, इसमें क्या है कि आयुर्वेद के अनुसार वात का प्रकोप हो जाता है और पित्त भी बढ़ी हुई अवस्था में होता है। जी इस वजह से फिर बॉडी की इम्यूनिटी भी कम पड़ जाती है। तो ये कारण बन जाते हैं फिर बीमारियों के प्रवेश करने में। और अगर हम देखेंगे तो इस समय जो इस सीजन की मुख्य बीमारियां हैं, आप देखेंगे आम भाषा में हम बोलते हैं जैसे दस्त लग गए, और ऐसे ही फिर टाइफाइड की तरफ जी और हैजा की तरफ। जी और आयुर्वेद में अतिसार प्रवाहिका दस्त को अतिसार का है। जी जैसे पानी जो है ज़्यादा फ्लूइड बॉडी से पास आउट हो रहा है, अगर ऐंठन हो रही है, दर्द हो रही है, तो उसको प्रवाहिका करके संबोधित किया है डिफरेंस के लिए। जी ऐसे टाइफाइड फिर अगली इसमें स्टेजेस, हैजा, इस प्रकार से अन्य बीमारियां भी जी जो हैं वो, पर मुख्यतः आप देखेंगे तो क्योंकि शरीर से इस समय जब जैसे जिसको अतिसार हो गया, पेचिस हो गए, जी तो पानी का शरीर में कमी हो जाती है। जी तो डिहाइड्रेशन इस मौसम में कवर करना बहुत ही आवश्यक होता है जी कि डिहाइड्रेटेड बॉडी ना हो। जी सर, अगर इनके लक्षणों की बात करें कि हमें समय रहते पता चल जाए, जैसे हम बुखार देखते हैं, आमतौर पर बुखार हो जाता है, परंतु जैसे आपने कहा कि वो धीरे धीरे टाइफाइड की ओर जाता है, बिल्कुल। और कई बार हमें जो है हमें कोई आम समस्या है, पेट की समस्या, और धीरे धीरे वो जॉन्डिस की ओर चली जाती है। बरसात जी, के दिनों में हम ये जी। समस्याएं बहुत सुनते हैं। तो ऐसे में अगर समय रहते लक्षणों का पता चल जाए और हम सही समय पर चिकित्सक से परामर्श ले लें तो वो स्थिति सामान्य हो सकती है। तो थोड़ा लक्षणों के बारे में भी बताएं। देखो, साधारण भाषा में हम कहेंगे किसी को जैसे उल्टियाँ आ रही हैं, जी जिसको आयुर्वेद में बमन कहते हैं, फिर उसके बाद जी मतलाना, घबराहट होना, बॉडी शुष्क हो जाना, ये लक्षण बन जाते हैं। ये कॉमन है सभी इसमें जो बरसात से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, जी इसमें ये कॉमन लक्षण आएंगे। और फिर जो स्पेसिफिक कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लक्षण उसके अनुसार, और उसके लिए आज के समय में क्योंकि लेबोरेटरीज हैं जी तो उसके परीक्षण से पता लगाया जा सकता है कि टाइफाइड है या हैजा है या कोई अन्य कोई और बीमारी जो है वो पानी के कारण हुई है। जी जैसे वॉर्म इन्फेस्टेशन है, कृमि रोग भी इसी सीजन में ज़्यादा होते हैं बॉडी के अंदर। जी सर, जैसे आपने उल्टी, दस्त, बुखार, ये आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी को भी कभी भी हो जाता है, हर मौसम में हो जाता है, और बरसात जी। के दिनों में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और साथ ही आपने कहा कि डिहाइड्रेटेड बॉडी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो यदि किसी को ये समस्या हो जाती है अचानक से और वो घर पर हैं, तो शुरुआती समय में आयुर्वेद के अनुसार वो घर पर क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारी रसोई को जो है वो भी एक तरह की औषधालय की तरह ही माना गया है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमें ऐसी मिलती है। तो ऐसे में वो क्या करे, पहले स्टेप्स क्या लें जिससे जो समस्या है वो गंभीर रूप ना ले? हाँ, जैसे हमारी रसोई है, ये एक छोटी डिस्पेंसरी है। जी दूसरे शब्दों में कहें, हमारे जो मसाले हैं ये किसी ना किसी रूप में ये दवाइयों की तरह ही काम करते हैं। हमारा जो हमारा जो कल्चर है, हमारा खान पान इस तरीके का था जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। आपने जो ये प्रश्न करा, इसमें आप देखें हमारे किचन में आपको जैसे अजवाइन है, सौंफ है, लौंग है, काले मिर्च हैं, इन्हीं का ही प्रयोग इसी बीमारियों में, चाहे वो पेचिस है, चाहे वो टाइफाइड भी हो गया है, जी इसी से हम जो है वो प्योरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जी जैसे लौंग है, आप 10-12 लौंग लीजिए, 2 गिलास पानी लो, उसमें लौंग डाल के आधा कढ़ने तक, जी जब आधा पानी रह जाए उसको 2-2, 4-4 चम्मच करके दिन में प्रयोग करो। ये सबसे बेस्ट जो है
बरसात के टाइम में शरीर के लिए। ऐसे ही हमारा अदरक है, जिसको सौंठ के रूप में भी हम, जब सूख जाता है उसका चूर्ण जो है जी उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी है, और तुलसी को तो वाटर प्योरिफिकेशन में भी तुलसी के पत्ते पानी में डाल देने चाहिए। उसमें चुटकी भर आप अगर फिटकरी भी डाल देते हैं, पानी शुद्ध हो जाएगा। जी और प्राचीन समय में आयुर्वेद में, हमारे सुश्रुत संहिता में कतक करके एक मेडिसिन प्लांट्स है, उसका प्रयोग करते थे पानी के शुद्धिकरण के लिए। लेकिन उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, इतना कोई विस्तारीकरण भी नहीं था, तो फिर भी वो लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत थे। पानी की गुणवत्ता को पूरा उस समय भी ध्यान में रख करके वो अपने यूज के लिए भी, और जैसे पशुओं को यूज करने के लिए, खेतों के यूज करने के लिए, जी तो एक प्रॉपर एक सिस्टम था। आज हमारा पानी, आज ये समस्या जो नेचुरल सोर्स हैं हमारे, वो तो लगभग ख़त्म हो ही चुके हैं। जी और बरसात के टाइम में उनमें पानी आएगा, तो वो जो पानी आएगा वो पानी इन्फेक्टेड पानी है, कोई ना कोई उसमें इम्प्योरिटी है। नदी और नाले हैं, आज मजबूरी है, जितना पॉपुलेशन बढ़ा है, नदी और नालों के ऊपर ही सारी सिंचाई की, पीने के पानी की योजनाएं चली हुई हैं। भले ही उनको फिल्ट्रेशन करके प्रॉपर नए साइंटिफिक तरीके से यूज करने में ले आते हैं, फिर भी उसमें वो जो है दूषित करण कुछ ना कुछ रह जाता है। उसका प्रयोग बरसात के मौसम में खास करके पानी को उबाल करके यूज करना चाहिए। जी और जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें चरक और सुश्रुत संहिता जो है, उसमें मिट्टी के बर्तन, जो बिल्कुल गरीब लोग होते थे वो मिट्टी के बर्तन, जो उससे ठीक होते थे तांबे के बर्तन, जी और जो बहुत ही प्रॉस्परस थे वो चांदी के बर्तन में पानी रखते थे। जी और आज भी अगर चांदी के बर्तन में पानी यूज करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। वो बैक्टीरिया, वायरस सारे खत्म कर देता है। जी तो हम कह सकते हैं कि ये जो जल शोधन की प्रक्रिया हाँ, थी, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन समय से ही थी। जी प्राचीन काल से आज हम डिपेंड हो गए हैं प्योरीफायर्स पे। प्योरीफायर पे। जी तो पर ये सिस्टम का अगर हम जोड़ें, जो अगर इन चीज़ों का आज भी तांबे का अगर यूज कर सकते हो तो करना चाहिए। जी तांबे का बर्तन तो रख ही सकते हैं, घड़े यूज, जो घड़े का यूज है वो कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में कई इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद अगर पानी को उबाल लेते हैं फिर चांसेस 99% ख़त्म हो जाते हैं कि कोई इम्प्योरिटी रहे। जी तो हम इस तरह के सारे कार्य कर सकते हैं उबाल कर, और जैसे आपने कहा कि अलग अलग बर्तन हम जो जी, भी प्रयोग कर सकें उन्हें सकते प्रयोग हैं। करें, उससे हमारा जल जो है वो शुद्ध हो सकता है। सर साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि आज के समय में हम देखते हैं कि जब भी कोई नया घर का निर्माण हो रहा है, या हम देखते हैं कि कई जगह पर जो हैंडपम्प्स हैं या बोरवेल्स हैं, तो उसका पानी प्रयोग करने में लोग बहुत खुश रहते हैं कि ये अंडरग्राउंड वाटर है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे से आ रहा है। तो इसमें कितनी सत्यता है, और क्या हम इस पानी को बिना शोधन के प्रयोग कर सकते, बिना प्योरीफाई यूज कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, जी गांव के हिसाब से अगर हम सोचें तो सारी इम्प्योरिटीज़ मिट्टी के अंदर, ये हमारी जो फर्टिलाइजर है उसके थ्रू आ रही है। शहरों में भी ये जो विनिर्माण हो रहा है, ये सारी इम्प्योरिटी का कारण बन रहा है। जी फिर भूमिगत पानी जो है उसमें कहीं आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, कहीं क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, कहीं लोहे की मात्रा ज़्यादा है। तो जब वो टेस्ट करवाना चाहिए। बिना टेस्ट करके अंडरग्राउंड जो वाटर है, जो हैंडपंप के रूप में हम आज प्रयोग करते हैं, और इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। जी अदर उसमें जो अगर इम्प्योरिटी है तो उसके अनुसार उसका फिर सल्यूशन जो है करना चाहिए। अदरवाइज वो स्वास्थ्य के लिए सबसे वो भी घातक है।
जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे चश्मे होते हैं नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे पानी के, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश में हम रहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमें इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो क्या ये सोर्सेज जो है ये सही रहते हैं, इनका पानी हम प्रयोग कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि अंडरग्राउंड वाटर में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो है बहुत कुछ चला जाता है, तो ये जो सोर्सेज हैं ये तो ज़मीन के ऊपर हैं, तो क्या इनकी भी टेस्टिंग ज़रूरी है प्रयोग से पहले, और विशेषकर बरसातों की जब हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अब इसमें देखो तो अंडरग्राउंड की तो मैं बात कर बैठा जी। अब जो ऊपर का पानी है जो नेचुरल सोर्स में भी आ रहा है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ के चांसेस हैं। कैसे हैं? एक तो एनिमल वेस्ट आ गया उसमें, फिर ह्यूमन वेस्ट जो बाहर टॉयलेट्स जाते हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट भी, सीवरेज का वेस्ट भी, और केमिकल्स की जो भी और अदर्स फॉर्म है वो सारी उसमें मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और जो पहाड़ों की बात है, जहाँ तक हम देखें पहले जड़ी बूटियाँ काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में होती थी, वहाँ से पानी छन करके वो अमृत बन के आता था, कई बीमारियों को ख़त्म करता था। लेकिन अब जड़ी बूटियाँ भी लुप्त हो रही हैं, सॉइल इरोजन्स हो रहे हैं, और उसमें भी जब पशु, जैसे मैं बात कर बैठा एनिमल्स वेस्ट जो है अगर मिलता है तो इम्प्योरिटी उसमें भी आ जाती है। इसलिए नेचुरल सोर्सेज को भी टेस्ट समय समय पे करना चाहिए। और जहाँ म्यूनसिपलिटी कमेटीज़ हैं उनको भी साल के 2 बार कम से कम पानी की गुणवत्ता का टेस्ट करना चाहिए। जहाँ वाटर स्टोरेज टैंक बने हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिनेस होनी चाहिए, और क्लीननेस होने के बाद भी फिर पानी का टेस्ट करने के बाद ही सप्लाई में आना चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, देखना चाहिए कब वहाँ इन्होंने साफ़ सफाई करी, क्योंकि आजकल तो वो लिखना पड़ता है टैंक्स के ऊपर भी। ये बहुत अच्छा हो गया है, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। तो जागरूकता, क्योंकि समाज की जागरूकता ही पानी के प्रयोग के साथ साथ हमारी अन्य भी जो सहूलतें हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए जागरूकता ज़रूरी है। जी सर, कई तरह की बीमारियां हर मौसम में होती हैं। आज हम जल जनित रोगों की बात करें, हम देखते हैं अलग अलग समय में अलग अलग समस्याएं जो है हमें घेरे रहती हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहे, हमें कोई भी बीमारियाँ जो है वो छुए भी ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरह से हमारा खान पान हो, कैसी हमारी जीवन शैली हो? देखो, रसायन आयुर्वेद में बताए गए हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सबसे बढ़िया प्रयोग जो है आयुर्वेद में सदियों से है जी। इस सीजन में हरितकी, हरड़ जिसको कहते हैं हम, हरितकी को अगर सैंधव लवण के साथ प्रयोग करते हैं तो ये बरसात में सबसे उत्तम रसायन है। आदमी की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। वैसे भी हरितकी सबसे उत्तम रसायन है, इसको पूरे साल यूज करते हैं पर हर ऋतु में इसका अलग अलग, जैसे सैंधव का प्रयोग जो है वो वर्षा ऋतु के लिए बताया गया है। तो उस अनुपान के तौर पे अगर इसको हम इसका यूज करते हैं रसायन का, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। और साथ ही साथ योग का भी प्रयोग, योग और प्राणायाम, ये आयुर्वेद के विभिन्न अंग हैं, इम्पॉर्टेंट अंग है, महत्वपूर्ण इनका रोल है। तो क्योंकि बॉडी इम्यूनिटी कम होती है, इस सीजन में शरीर कमज़ोर होता है, तो जो मजबूत व्यायाम होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हुए, और स्ट्रॉन्ग ही जो हमारा योग है वो नहीं करने चाहिए। मध्यम और योग करें, खास करके जैसे वज्रासन है, हर आदमी जो है वो वज्रासन में बैठ सकता है खाना खाने के बाद। पवन मुक्तासन है। ऐसे ही दूसरे जो इजी बॉडी के लिए, जिसको आदमी अपने ढंग से इजी समझता हो करने के लिए, उसके लिए मेरा तो ये सुझाव रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग आयुष के 1200 स्वास्थ्य केंद्र हैं, और मोस्टली वो रिमोट एरिया में, अर्बन एरिया में भी हैं, रिमोट में भी हैं। तो लोगों को फिर
क्योंकि जो भी योग और प्राणायाम है जो करना है वो योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करना है। आजकल क्योंकि अब मोबाइल के जरिए सारा आदमी के पास डाटा सामने है, जी लेकिन वो टेक्निक्स उस प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी प्राणायाम और योग है, प्राणायाम में हम कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये हमारी शारीरिक और फेफड़े की क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन ये योग्य चिकित्सक की देखरेख में या योग्य जो योगा का है ट्रेनर उसकी देखरेख में करें। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बरसात के दिनों की बात करें तो लोगों के मन में खान पान को लेकर भी बहुत शंकाएं होती हैं। जी। जब हम छाछ और दही की बात करते हैं उसे लेकर भी बहुत मन में शंका रहती है कि हम क्या खाएं। कुछ लोग कहेंगे कि दही नहीं खाना चाहिए, कुछ कहेंगे कि छाछ को बहुत लेना चाहिए, और भी बहुत सारी हमारी सब्जियां हैं, हमें कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। तो इसके पीछे का रहस्य भी बताएं और ये भी बताएं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। देखो, जैसे मैंने बताया मंदाग्नि, जी शरीर की अग्नि इस समय बहुत कम होती है और अग्नि को बढ़ाने के लिए जैसे सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इनको त्रिकटु कहा है आयुर्वेद में। जी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी अग्नि बढ़ती है। और जहाँ लस्सी और दही की बात करी आपने, दही जो है वो भारी है, लेकिन उसके अंदर आप सेंधा नमक या और दूसरी, क्योंकि उसको अकेला नहीं खाना है, जी पर कोशिश करें कि रात को ना खाएं। रात को दही जो है वो वर्जित है। रात को खाएंगे तो विकार ज़्यादा बढ़ेंगे। पर वर्षा ऋतु में लस्सी का प्रयोग करना चाहिए, ये अमृत के समान है। जी इसके अंदर जैसे जीरा, भुना हुआ जीरा डाल लिया, अजवाइन डाल ली और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया, काली मिर्च डाल लिए, तो इसका प्रयोग करेंगे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की मात्रा भी मिलेगी। और लस्सी का, वैसे भी लस्सी को अमृतकारी कहा गया है। जी उसी तरीके से चावल का पानी है, जिसको ये अतिसार पेचिस अगर हो जाता है तो चावल का पानी भी यूज कर सकता है। नारियल का पानी है, हाइड्रेटेड रखना है बॉडी को, जी तो लस्सी का भी उसी में ये रोल है। तो लस्सी को मुख्यतः जरूर इसमें प्रयोग करना चाहिए। जी शरद ऋतु जब आएगी तो उसमें दही का प्रयोग कर सकते हैं, पर इसमें अवॉइड करें। तब अग्नि का जो है वो फिर अपने अगली स्टेज में बड़ी हुई स्थिति में आ जाती है। अगर किसी की फिर भी मंदाग्नि है तो जैसे मैंने आपको बताया, सौंठ, मिर्च और काली ये जो मिर्च है, पिपली है, इसका प्रयोग करके आदि में अपनी अग्नि को दुरुस्त कर सकता है। और भी आयुर्वेदिक में काफ़ी हमारे गिलोय का प्रयोग है इसमें। जी गिलोय तो हर सीजन में, गिलोय किसी भी बीमारी में इसको अमृता कहा गया है। जी तो इसका अगर हम समय समय पे और बीमारी के हिसाब से नहीं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। जी अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और स्वस्थ भी रहेगा। जी तो हम कह सकते हैं कि सतर्कता और सावधानी ये दोनों जी। ही हमें अपनाने की ज़रूरत है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वो बरसात के मौसम में खुद को इन जल जनित रोगों से दूर रखें? देखो, बरसात के मौसम में पर्सनल हाइजीन की तरफ जरूर ध्यान दें। जी और जब खाना खाने से पहले, जी शौचालय जाने से के बाद अपने हैंड वॉश जरूर करें, प्रॉपरली करें। शरीर को गीला ना इस मौसम में होने दें। गीला रहेगा तो फिर वो चांसेस हो जाते हैं कई इन्फेक्शन। इसी सीजन में स्किन के रैशेज और दूसरी बीमारियां स्किन की भी होती हैं। अपना टॉवल जो है वो पर्सनल रखें, वो यूज किसी अदर्स को ना करने दें। और बड़ा ज़रूरी है तभी ट्रैवल करें। आजकल बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड या दूसरी कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। और अगर आपने ट्रैवल किया है तो ट्रैवल में पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी प्रॉपर जांच के
स्वच्छ पानी का ही प्रयोग करें, क्योंकि दूषित पानी आपको कई प्रकार की बीमारियों में परेशान कर सकता है। जी डॉक्टर दिनेश, आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जल जनित रोगों से संबंधित हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकता है, इसीलिए ध्यान रखें कि हमेशा स्वच्छ जल का प्रयोग ही करें। जल को पूरी तरह से शोधन उसका करें और स्वच्छ जल ही उसका प्रयोग करें। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वस्थ रहें और देखते रहें डीडी हिमाचल। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।